भैया पीछे आ जाना, भैया थोड़ा पीछे आ जाओ। जिम्मेदारी मेरी भी है। तो एक बात समरसता के विषय के साथ में समानता की बात भी हो और सद्भाव की बात भी हो। दूसरी बात है पर्यावरण। तो पर्यावरण के विषय में हम सब जानते हैं कि आज संपूर्ण विश्व और परेशान है। लेकिन जो लोग हमको कहते हैं कि तुम दकियानूसी विचार के हो, पेड़ों को पूजते हो, पत्थरों को पूजते हो, नदियों को पूजते हो, पहाड़ों को पूजते हो, उनको अब समझ में आ रही है कि इन सबके पीछे कोई न कोई एक विज्ञान है। इसलिए पर्यावरण को लेकर के एक जागरूकता बढ़नी चाहिए। लेकिन हमने पर्यावरण को केवल एक काम में सीमित नहीं करने का कहा है। आग्रह किया गया है कि पर्यावरण में पौधारोपण, वृक्षारोपण, दूसरा है जल संरक्षण और तीसरा है प्लास्टिक मुक्तता। इसको लेकर के भी और हम सबको उस दिशा के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। छोटे छोटे उपक्रम हम करें। कितना पानी है वो हम प्रतिदिन और उसको वेस्ट करते हैं। आवश्यकता पीने के लिए होती है लेकिन हम कितना फेंकते हैं, इसका विचार करें। घर के अंदर कोई अतिथि भी आता है तो गिलास कितना भर के देना चाहिए और उसके बाद में पानी कितना बचता है। नहाने के लिए कितना पानी चाहिए, ये बहुत छोटी बात है। आपको लगेगा इस मन से बोलना चाहिए क्या, लेकिन ये आने वाले कल के लिए जब हम बात करते हैं पर्यावरण की तो उस समय ये जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग, उसकी भी एक व्यवस्था करें। कृषि के अंदर भी कितना पानी देना, ये भी हमारी नीति और योजना के अंदर शासन के द्वारा भी आना चाहिए। और सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसका कम से कम उपयोग हो। यदि गलती से हमारे घर में भी आ गया तो उसको बाहर नहीं फेंकना। उसके लिए कहा है किसी बोतल के अंदर इको ब्रिक्स बना दीजिए। तीसरी बात स्वदेशी की है। इसमें दोनों बातें कही है, एक वस्तु भी है और दूसरा स्व का भाव भी है। तो वस्तुओं के बारे में हम अनेक बार बोलते हैं, हम विचार करें कि हम जब बोलते हैं कि जब भी बाजार जाएंगे माल स्वदेशी लाएंगे तो उसके बारे में हमारा क्या विचार है। जो अपने घर में बनता बाजार से नहीं लाना, हमारे बाजार में दूसरे बाजार में नहीं जाना, हमारे शहर में तो दूसरे शहर में नहीं जाना, अपने देश में तो दूसरे देश से नहीं लाना। विज्ञान और तकनीक को छोड़ करके, जीवन रक्षक औषधि को छोड़ करके आज सारे सामान हमारे यहाँ बनता है। लेकिन जो स्व की बात आती है, और जैसा मैंने कहा कि स्व की त्रयी को लेकर के हम चले थे, स्वधर्म, स्वदेश और स्वदेशी, तो उस स्व की बात करें। अभी भी हमको कहा है कि रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उस आयोजन का अर्थ है कि भारत के स्वत्व का जागरण। चौथी बात जो हमको बताई है वो है नागरिक अनुशासन की। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उसके लिए भी आज ट्रेनिंग चाहिए। नियम पालन, शासन नियम बनाता है। हमारे यहाँ पर एट्रोसिटी है लेकिन नियम पालन होता है क्या। महिला उत्पीड़न का कानून है, पालन होता है क्या। यातायात के नियम है, लोग पालन करते हैं क्यों, क्योंकि स्वभाव नहीं है। और इसलिए इसको भी प्रशिक्षण के रूप में समाज में लेना पड़ेगा। बड़े रूप में ऐसा माना गया है कि इन सब विषयों की चर्चा कहाँ हो, तो विद्यालयों में हो, यदि नहीं होती है तो मंदिर में हो, मठ में हो। धर्मगुरु है वो भी अपने प्रवचनों के अंदर इन विषयों को बोले। और यदि कहीं भी नहीं होता है तो उसकी पाठशाला है अपना घर। 7 दिन में, 15 दिन में एक बार, जिसको कुटुंब प्रबोधन कहा है, उस घर के अंदर इन विषयों की चर्चा हो। और फिर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ है तो पड़ोसी क्या होगा, हमारी पूरी गली और मोहल्ले के अंदर होगा, गांव और शहर के अंदर होगा। उस समय देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम स्वयं महसूस करेंगे। आज उस दिशा के अंदर बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि शासन से अपेक्षा भी होती है, शासन उसका पूरा करता भी है, प्रयत्न करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम जागरूक रहें, शासन को याद भी दिलाएं, हम जागरूक रहें और स्वयं भी कुछ करें। क्योंकि बड़ा परिवर्तन है वो समाज के बल पर हो सकता है। और आज के इस समय के अंदर एक जागरूक नागरिक के नाते हमारी कोई एक अहम भूमिका है जिसको हमको निभाना चाहिए। एक कवि की कुछ कविता की पंक्तियां कहकर के बात पूरी करता हूँ। एक बहुत विशाल पेड़ था बरगद का, उसके ऊपर 2 प्रकार के पक्षी रहते थे, एक कौवा और दूसरा तोता। तो अचानक एक दिन देखते देखते उस पेड़ के अंदर आग लग गई
तो एक कवि सारा वो दृश्य देख रहा था। उसमें उसने देखा कि जो तोते हैं वो तोतों के कौवा जो है, कौवा के सरदार ने अपने सारे पक्षियों को इकट्ठा करके कहा, आग लगी इस वृक्ष को, जले हमारे गीत, आओ आओ अब उड़ चले पंख हमारे मीट। ऐसा कहकर के वो अपने पूरे दल को लेकर के उड़ गया। ये कवि देख रहा है कि जो दूसरा समूह है तोता का, वो झुलस रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कोई एक बूंद पानी लाके डालने का वगैरह, लेकिन उस पेड़ को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। ये कवि उनसे प्रश्न करता है, आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे पात, तुम क्यों पंछी जल रहे पंख तुम्हारे पास। जो तोतों का सरदार था उसने जो उत्तर दिया है, आज वो भारत के हर नागरिक के लिए और स्मरणीय है, करणीय है। तोतों के सरदार ने उत्तर दिया, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, धर्म हमारा है यही, जले इसी के साथ, जले इसी के साथ। जब राष्ट्र पर कोई संकट होता है उस समय विमुख होकर के भागते नहीं है। देश जब आगे बढ़ता है तो उसी गति से देश के साथ चलने की आज आवश्यकता है। ऐसा एक भाव और संकल्प दीनदयाल जी के विचारों का जो रहा है, हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव है, उसको हम जीवन में प्रत्यक्ष जी करके एक आदर्श और आचरण और व्यवहार के रूप में खड़ा करें। इतना आप सबका निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय। उद्बोधन के लिए आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में महामहिम उपराष्ट्रपति जी पधारे हैं, उनका भी मैं समिति की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनके स्वागत के लिए मैं श्रीमान अरुण जी चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री समिति के सदस्य हैं, श्रीमान मोहन जी छिपा साहब समिति के अध्यक्ष, और अवकार सिंह जी लागाल साहब पधारे। बहुत बहुत आभार। वैसा हमारे बीच में जब परिस्थितियां प्रतिकूल थी तो तालियां बड़ी खतरनाक बजती थी, लेकिन अब लग रहा है कि परिस्थितियां ऐसे अनुकूल होगी तो हम सब भी रिलैक्स मोड में बैठे हैं। तो एक बार तालियां हो जाए जोरदार ढंग से। अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब। आप आए, हम सबको अपना मार्गदर्शन लें। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत, अभिनंदन करें। माता की, भारत माता की, भारत माता के। आज के इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 56वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हमारे बीच में अपने ही जो राजस्थान को गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय सम्मानीय जगदीप जी धनखड़ साहब, हमारे क्षेत्रीय प्रचारक सम्मानीय निम्बाराम जी भाई साहब, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय प्रेमचंद जी मेहरवा साहब,
मंत्रिमंडल में मेरे साथी, युवा और संघर्षशील मंत्री भाई राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, उद्योगपति भाई राजेश गौतम जी, इस समिति के अध्यक्ष सम्माननीय मोहनलाल जी छिपा साहब, इस समिति के सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस स्मारक में बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ऐसे सम्माननीय अवकार सिंह जी लाखावत साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, सम्माननीय नारायण पंच, इस मां भारती को संस्कृति और विचार से ओतप्रोत कर 100 साल के संघर्ष के बाद एक देश के अंदर परिवर्तन की स्थिति आने लगी है। ऐसे में सभी बंधु और भगिनियों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हम 56वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। पंडित जी के विचार इस मां भारती के लिए समय वस्तुतः देखते हुए बहुत ही प्रेरणादायी, बहुत ही सारगर्भित, क्योंकि जब देश साम्यवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था के अंतराल चल रहा था, उन्होंने एक अंत्योदय का विचार देकर के एक राष्ट्रवाद की कल्पना की थी और उन्होंने उस विचार को आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि देश की स्थिति परिस्थिति इस तरह की थी कि जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। देश हजारों सालों की गुलामियों से जूझ रहा था। कभी इस देश के अंदर हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो कभी अंग्रेज आए। हमारी सांस्कृतिक विरासतों को समाप्त किया जा रहा था। हमारे देश में 2 धाराएं बन गई थी। उन धाराओं के बीच में से क्या हो सकता है, देश के लिए किस तरह से एक निर्माण की बात हो सकती है, देश को किस तरह से आजादी मिल सकती है। उन्होंने आजादी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। देश को आजादी भी मिली। आजादी के मिलते मिलते वो राष्ट्रवादी लोग या तो दुनिया से चले गए या वो उम्र के पड़ाव पर आ गए। लेकिन आजादी के बाद जब सरकार बनी तो उस सरकार में 2 धाराएं बन गई। एक वो लोग थे जो किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना चाहते थे, एक वो लोग थे जिन्होंने सपने देखे थे आजादी के लिए। कई सालों तक उन्होंने संघर्ष किया। मित्रों, मैं कहना चाहता, उस समय में बहुत बड़ी आवश्यकता थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे मनीषी। उन्होंने उस अंत्योदय की परिकल्पना की थी जो देश को आवश्यक था, देश की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि हम जब तक अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो खड़ा है उसको आगे जब तक नहीं लाएंगे, हमारे आजादी का महत्व तो नहीं होगा। और उन्होंने वो परिकल्पना लेकर के जो चले, उन्होंने उसको साबित करते हुए बताया। वो कहते थे हमारे शरीर का अंग है, अगर हमारे शरीर का अंग, अगर हमारी आंख में तिनका गिरता है
तो हमारा हाथ उस आग के पास क्यों जाता है? अगर पैर में कांटा लगता है तो हमारा हाथ पैर के पास क्यों जाता है? ये देश की व्यवस्था है। एकांत मानववाद को लेकर के वो चलने वाले मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस बात को चरितार्थ करके बता दिया। निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि आज वही आवश्यकता है, हमारा देश उसी से आगे बढ़ सकता है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, मैं निश्चित रूप से आज के इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। जो चौधरी चरण सिंह जी कहते हैं कि देश की खुशहाली गांव के खेत और खलिहान से निकलती है, गांव के किसान से निकलती है। हमारा किसान समृद्ध होगा, हमारा देश समृद्ध होगा। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि 2014 के बाद उन्होंने अंत्योदय की परिकल्पना बदली है। हमारे 1977 में माननीय भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने अंत्योदय की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए काम के बदले अनाज योजना को प्रारंभ किया था। अगर इस देश के अंदर अंत्योदय की योजना को सबसे पहले प्रारंभ किया तो माननीय मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने किया, क्योंकि वो दीनदयाल जी के अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने अंत्योदय की योजना को लागू किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो अंत्योदय को लेकर के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी चले थे। उन्होंने कहा कि गांव का विकास सर्वोपरि होगा तो देश का विकास सर्वोपरि होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से पहली ऐसी योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू की जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के चले। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना को लेकर के चल रहे हैं। आज गरीब कल्याण की हमारी योजना, चाहे हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के माध्यम से पहुंचाते हो, या घर घर शौचालय बनाने का काम हो, चाहे हमारे उस गरीब व्यक्ति को आवास देने का काम हो, यही नहीं, उस गरीब की पीड़ा को वो जानते हैं। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय थी कि वो गरीब माताएं, गरीब बहनें गांव के 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से पानी लाते हैं, उनको नल से जल देने का काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि जो हमारा विचार 100 साल पहले लेकर के हमारे मनीषी चले थे, उस विचार को आगे बढ़ाने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उस विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, भाई साहब ने सही कहा, क्योंकि हमारा हजारों साल, लाखों सालों का हमारा यह देश, हमारी संस्कृति, हमारा विचार, इसमें कहीं भी किसी भी उसमें अधिकार नहीं लिखे हुए हैं। अगर उसमें जिक्र है तो सिर्फ अपने कर्तव्यों का है, अधिकारों का कहीं नहीं है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आजादी के बाद हमारे अधिकारों की गणना हुई, अधिकार भी हमें मिले, लेकिन हमारे उसके साथ में कुछ कर्तव्य भी हैं। और हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2014 से जो हमारी स्कीमें चली हैं, 2014 के बाद जो हमें देश में परिवर्तन लाए हैं, हमारी उन स्कीमों का जायजा हमारी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उनकी जांच भी होनी चाहिए। अगर अंतिम पंक्ति में कोई व्यक्ति खड़ा है, वो पात्र व्यक्ति है, उसको वो सुविधा भी उस यात्रा के माध्यम से, उस संकल्प के माध्यम से मिलना चाहिए। हम नागरिक हैं, हम नागरिकों का कर्तव्य भी है। उन्होंने उस कर्तव्य का भी बोध कराया। उन्होंने कहा है कि हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में कोई भी ऐसा व्यक्ति रहता है
जिसको आवश्यकता है। कोई बीमार है, किसी भी तरह से उसको कोई विकलांग है, उसको किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, तो मित्रों मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज ऐसे मनीषी की पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम हमारे पड़ोसी को, हमारे भाई को, हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले को, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा मिलता है तो उसका हम किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, ये हम सभी का कर्तव्य है। मैं आज के दिन पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम उन कर्तव्यों को देखते हुए, हमारी ड्यूटी को देखते हुए, एक देश के नागरिक होने के नाते, एक प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस अंत्योदय के काम को आगे बढ़ाते हुए हमें करना चाहिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस देश को 21वीं सदी में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मित्रों मैं यही कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद आपने पूरे दुनिया में परिवर्तन देखा होगा, दुनिया भी मानने लग गई है कि 21वीं सदी भारत की होगी। अगर हम एक कदम अपना बढ़ाएंगे तो 140 करोड़ कदम बढ़ेंगे। निश्चित रूप से भारत 21वीं सदी में दुनिया का सिरमौर बनेगा। ये हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो कल्पना थी उसको हम साकार करेंगे। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महामहिम उपराष्ट्रपति जी, आपसे आग्रह करूंगा आप आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन दें। महाराज जी, क्षेत्रीय प्रचारक, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी, मंत्री राज्यवर्धन जी, समिति के अध्यक्ष मोहन जी छिपा जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेश गौतम जी, और मेरे सामने बहुत से वो लोग हैं जिनका मैं नाम लूं तो बहुत ठीक रहेगा, पर किसी का नाम रह जाएगा। ये कार्यक्रम ऐसा है कि यहाँ पर जो भी है बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में किसी के पद का महत्व नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को याद कर रहे हैं आज के दिन, जो बदलाव का भारत में बहुत बड़ा केंद्र बना है, एपी सेंटर ऑफ इपोकल चेंज, दीनदयाल उपाध्याय जी। उनका सोच, उनका विचार, उनका दर्शन आज जमीनी हकीकत है, पहले कल्पना थी। गत दशक में जो परिवर्तन आया है, प्रत्याशित परिवर्तन आया है, एक कल्पनीय विकास हुआ है, वो उनकी भावना के अनुरूप हुआ है। भाई साहब निम्बाराम जी कह रहे थे कि इस मंच से मैं छोटी बात कर रहा हूं कि पानी हम कैसे पिए। माननीय सुदर्शन जी ने यह आह्वान किया था और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उनका था कि पानी बिल्कुल नष्ट न हो तो ग्लास में आधा ही डाला जाएगा। अब देखिए, भारत का प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, 3 दशक के बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त कर प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्तित्व है। 15 अगस्त 2014 को क्या कहता है? स्वच्छता अभियान। लोगों ने मजाक उड़ाया कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को यह बात करनी चाहिए थी? कितनी बड़ी क्रांति बन गई। जो सोचा नहीं वो जमीनी हकीकत हो गया। इतने बड़े देश में हर घर में शौचालय की कल्पना करना आसान नहीं है, आज हकीकत है। और ये अकेला काम नहीं है, ऐसे अनेकानेक काम हुए हैं जिस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है। 2014 के पहले
भारत की स्थिति थी कि हमारी गिनती फ्रजाइल 5 में होती थी। दुनिया के वो 5 देश, नीचे के पायदान से 5 देश जो दुनिया पर बोझ बने हुए थे, भारत में उनका नाम था। भारत चिंता का विषय बना हुआ था। 1989 में पहली बार लोकसभा का सदस्य बना, केंद्र में मंत्री बना। आंखों से 2 बातें देखी। एक, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। भारत का सोना फिजिकल फॉर्म में हवाई जहाज के माध्यम से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी रखा गया, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज डगमगा रहा था, 1 बिलियन के आसपास था। कितनी बड़ी चिंता का विषय था। आज फॉरेन एक्सचेंज 600 बिलियन से आगे है। आज हम फ्रजाइल 5 से निकलकर, नीचे की 5 से निकलकर ऊपर की 5 में पहुंच गए हैं। हमने कनाडा को पीछे छोड़ा है, हमने फ्रांस को पीछे छोड़ा है, हमने उन लोगों को पीछे छोड़ा है जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया, ब्रिटेन। और आने वाले 2-3 साल में निश्चित रूप से जर्मनी और जापान भी हमसे पीछे रहेंगे और हम दुनिया में तीसरी महाशक्ति हैं। और ये इतना बड़ा बदलाव इसलिए आया है कि जिस महापुरुष की पुण्यतिथि पर आज हम यहाँ हैं और उनके सोच को प्रधानमंत्री जी ने किस तरह अपनाया, उनकी मूर्ति का अनावरण करते हुए जो उन्होंने भाषण दिया और जो बातें कही, वह जमीनी हकीकत है। हम करते हैं कि महिला शक्ति, दीनदयाल जी का सोच था, सामाजिक क्रांति, समानता, समरसता, अंत्योदय तब तक नहीं आएगा जब तक माताओं बहनों का ध्यान नहीं दिया जाएगा। शुरुआत हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा जैसे प्रदेश में भारी बदलाव आया। शौचालय घर में होने से, विद्यालय में होने से फर्क पड़ा। पर आज हालात कितने क्रांतिकारी हो गए। गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, कर्तव्य पथ, दुनिया अचंभित हो गई। क्या नजारा था, नारी शक्ति का क्या प्रदर्शन था। सबसे अधिक था। आज लड़ाकू पायलट हूं, सेना में उनकी भर्ती है। जब चंद्रयान 3 जाता है तो महिलाओं का योगदान ध्यान आता है कि रॉकेट वुमन है वहां पर। यह बदलाव आया। 3 दशक से एक बड़ी पीड़ा थी। कई बार प्रयास हुए पर सफल नहीं हुआ। और वो प्रयास था कि नीति निर्धारण में, देश और राज्य का भविष्य निर्माण करने में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, कैसे लोकसभा और विधानसभाओं में उनको प्रतिनिधित्व मिले। आज ये हकीकत है। 20 और 21 सितंबर 2023 को लोकसभा और राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गई। ये जमीनी हकीकत बनी। आप अंदाजा लगाइए आने वाले समय में, नजदीक भविष्य में, जब भारत की लोकसभा में, हर विधानसभा में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व है 1/3 से ज्यादा होगा, क्योंकि 1/3 तो आरक्षित है, अनारक्षित में भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ा बदलाव आएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस कदम को आप बारीकी से देखिए। दीनदयाल जी का सोच था
कि इसके बिना काम नहीं, महिलाओं के लिए है। समाज के हर वर्ग का ध्यान दिया गया है और ये बहुत अकल्पनीय, असाधारण, इपोकल डेवलपमेंट है, एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये सोचा दुनिया में आज भारत की जो छवि है वो पहले कभी नहीं थी। भारत के पासपोर्ट की तरफ जो लोग देखते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो क्या सोचते हैं। जो हमें चेताते थे हमारे लिए नीति निर्धारण करते थे, हमें बताते थे कि आप ऐसे सुधरो, वो आज हमसे राय लेते हैं। वो राय लेने का कारण है इंटरनेशनल। ऐसा नहीं था जब हमें चेताया नहीं गया, हमें पड़ोसी देशों की तरह चेताया गया। पर गत 10 वर्ष में और आज के हालात में यह कहा जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा कि आज के दिन भारत विश्व में आर्थिक दृष्टि से चमकता हुआ सितारा है। इंडिया इज अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। G20 के दौरान मैं उपस्थित था। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने कहा कि डिजिटाइजेशन के अंदर जो भारत ने 6 वर्ष में किया है वो 47 वर्ष में संभव नहीं है, दुनिया को अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा, पृष्ठभूमि में जाइए। 2022-23 के आंकड़े देखिए। डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो अमेरिका में हुए, यूके में हुए, फ्रांस में हुए, जर्मनी में हुए, उन सबको एक साथ मिला लो, 4 से गुना कर दो तो भी भारत के ट्रांजैक्शन से वो कम है। दैट इज आवर अचीवमेंट। इट इज ऑन अकाउंट ऑफ दिस हिस्टोरिक डेवलपमेंट, गेम चेंजर डेवलपमेंट कि वर्ल्ड बैंक, IMF कहते हैं ये बातें। एक दूसरी बात देखिए, साधारण रूप से मोबाइल क्रांति आ चुकी है। शुरुआत में हम तो सब बाहर से मंगाते थे, आज हम बाहर भेजते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल यहाँ है और हमारे लोगों की योग्यता, शिक्षा जहां कम है वहां भी ज्यादा है कि पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन, एक व्यक्ति द्वारा इंटरनेट का डेटा कंजम्पशन यदि अगर हम देखें तो हमारा औसत है वो चाइना और अमेरिका दोनों को मिला लो तो भी उससे ज्यादा है। यह क्रांति आई है। इसका आधार है दीनदयाल जी का सोच, उनका दर्शन। ये पीछे आ जाना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, जिन्होंने कृषि के अंदर हमें इतना बड़ा योगदान दिया। ऐसे महान साइंटिस्ट उनको दिया, नरसिम्हा राव जी को दिया, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया। पर मैं कहता हूं कि ये बात यहां तक ही मत सोचिए। गत 10 वर्ष में भारत का जो नागरिक सम्मान है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उन लोगों को मिला जो इसके हकदार थे। सिफारिश से किसी को नहीं मिला। जब मिल गया तो लोगों ने कहा बहुत सही मिला, कोई कसर नहीं रखी। मैंने वो कालखंड देखा है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी, बहुत पहले उनको मिल जाना चाहिए था भारत रत्न। मैं लोकसभा का सदस्य था, केंद्र में मंत्री था जब ये फैसला लिया गया।
तो आज के दिन जिस मापदंड से दिया जा रहा है, उस मापदंड का स्रोत, उस मापदंड का आधार दीनदयाल जी का सोच, उनका दर्शन ही है। आज के दिन जब भारत अमृत काल में है और हमारा अमृत काल भी आज के दिन गौरव काल है, पर हमें एक बहुत लंबी मैराथन शुरुआत की है। 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र होना है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होना है, और वहां तक जाने के लिए सरकार के अलावा आम नागरिक की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस मंच से भाई निम्बा राम जी ने जो बात कही है, उसी लाइन में 2-3 बातें कहूंगा। आर्थिक राष्ट्रवाद हम क्यों नहीं अपनाते? क्या अच्छा लगता है कि हमारे देश में दिए, कैंडल, काइट, फर्नीचर, कर्टेन, कपड़ा, खिलौने जैसी वस्तुएं बाहर से आई? क्या कुछ आर्थिक फायदे के लिए हम देश में जो ये वस्तुएं आती हैं उनको कम कर दें? इसके 2 बहुत बड़े दुष्परिणाम हैं। एक तो जब वो बाहर से आती हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है और हम कुठाराघात करते हैं उन हाथों पर जिनको बनाने में यहाँ उनको रोजगार मिलता है। हम कुठाराघात करते हैं उस एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो सरकार, मेरा हर व्यवसायी से, हर उद्योगपति से, हर उनकी संस्थाओं से बहुत विशेष अनुरोध है। प्रधानमंत्री जी ने इसको दूसरा नारा दिया है, एक्सेप्टेबल दिया है, बी वोकल अबाउट लोकल। यदि अगर आज भारत का नागरिक संकल्प ले ले कि मैं जहां तक संभव है देश में निर्मित वस्तु का ही उपयोग करूंगा, तो हमारे आर्थिक भंडार के अंदर बहुत बढ़ोतरी होगी, करोड़ों आंखों को काम मिलेगा और बहुत बड़ी क्रांति आएगी। इसकी शुरुआत सरकार नहीं कर सकती। आज विश्व में सरकार बंधन में है। विश्व एक व्यापार है, एक मार्केट है जहां नीति चलती है, नियति चलती है, पर नागरिक को कोई नहीं रोक सकता। नागरिक ने ठान ली तो ये निश्चित होकर रहेगा। दूसरा, मुख्यमंत्री जी आपकी इजाजत से मेरा अनुरोध है कि हमारा कच्चा माल विदेशों में जाता है। दुनिया के विकसित देशों में ऐसा नहीं होता है। पारादीप पोर्ट पर चले जाइए, आयरन ओर की हवाई जहाज, समुद्री जहाज जाएंगे। क्या औचित्य है कि हमारा रॉ मटेरियल बिना वैल्यू एडिशन के बाहर जाए? इसके भी 2 दुष्परिणाम हैं। एक, वी आर हेल्पलेस कि हम वैल्यू एड नहीं कर सकते। जब हमें योग्यता है, पर जिसका रॉ मटेरियल पर कब्जा है वो कहता है मुझे तो तुरंत मुनाफा मिल रहा है और मैं इसको बाहर भेज रहा हूं। व्यक्ति के फायदे के लिए, आर्थिक फायदे के लिए देश का नुकसान करना राष्ट्र धर्म नहीं है। हमको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी प्रवृत्ति को हम अंकुश लगाएं, भावना जागृत करें, व्यापारी जगत को आह्वान करें। मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है जब मुझे पता लगता है अधिकृत जानकारी से कि भारत सरकार ने 2009 में $5 मिलियन एक विदेशी यूनिवर्सिटी को दे दिए। हमारी यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं दिए? एक बहुत बड़े समूह ने, व्यापारिक समूह ने $50 मिलियन दे दिए। मैं खास तौर से इस मंच से आग्रह करूंगा कि हमारे उद्योगपति, व्यापारी बंधु इस बात पर सोचें कि वी विल कीप राष्ट्रवाद सर्वोपरि। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, भारतीय होने में हमारा गर्व है, और जो अप्रत्याशित प्रगति की ओर हम बढ़ रहे हैं
विश्व अचंभित है, हमें प्राइड लेना चाहिए। कुछ लोग समाज में हैं, मुट्ठी भर हैं, वो किरकिरी पैदा करते हैं। उनको नजर नहीं आता कि हमारा प्रजातंत्र जितना ज्वलंत है, क्रियाशील है, हर स्तर पर है, गांव से लेकर संसद तक है, उसको वो कलंकित करते हैं, बदनामी का प्रयास करते हैं। हमें उस समय चुप नहीं रहना चाहिए। हमारी चुप्पी, हमारा उसको कुंठित न करना लंबे समय तक हमारे कानों में गूंजेगा कि जब समय था तब हमने वो कर्तव्य क्यों नहीं निभाया। आज के दिन जब देखते हैं हर महीने, तो कुछ न कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिसकी कल्पना कभी नहीं की थी। 23 अगस्त 2023 स्पेस डे, चंद्रयान 3 चांद के उस कोने पर गया जहां आज तक दुनिया का किसी देश का स्पेसक्राफ्ट नहीं गया है। चांद पर तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट भारत ने किया है, किसी ने नहीं किया है। सितंबर के अंदर आए तो मैंने कहा कितने बदलाव हुए हैं। महिला रिजर्वेशन, कहते थे लोग मंदिर बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। आज सोचिए, 5 सदी की पीड़ा, 5 सदी का दर्द, पर कानून के हिसाब से हुआ सब, सांस्कृतिक विरासत के हिसाब से हुआ। किया जा सकता था दूसरे माध्यम से भी, पर भारतीय संस्कृति का जो मूल सिद्धांत है उसकी अनुपालना के साथ हुआ। 22 जनवरी कोई भूल नहीं पाएगा। देश नहीं, दुनिया के अंदर हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है। राम राज्य के बारे में कहा गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब भारत के संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने 22 चित्र रखे। सबसे बड़ा चित्र है संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों से है, मुख्यमंत्री जी, उस चित्र, उसके ऊपर जो चित्र है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, राम सीता लक्ष्मण है, वो अयोध्या आ रहे हैं। कितना अच्छा सोच हमारे संविधान निर्माताओं का था कि उन्होंने हमारी सांस्कृतिक विरासत को हमारे सामने रखा। और जब हम कहते हैं कि समान नागरिक संहिता हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस भाग के ऊपर किसका चित्र है? उस भाग पर चित्र है कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। यदि चुनाव की बात करें भाग 15 में, चुनाव का मतलब प्रजातंत्र, कहने का मतलब अब तक क्या होता रहा था कि जिस संविधान को हम लेते हैं, जो संविधान बिक रहा है, उसमें चित्र नहीं है, पर जिस संविधान पर दस्तखत हुए हैं उनमें चित्र है। ये दीनदयाल जी की सोच थी। जब उन्होंने देखा कि समाज का विकास तब होगा जब आखिरी पंक्ति का व्यक्ति, उसकी मदद नहीं करनी है, उसको सशक्त करना है, एम्पावर करना है, और यही तो आज के दिन हो रहा है। यदि अगर हम देखें कि आज के दिन एक ऐसे वातावरण, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, सुअवसर मिलता है, वो आगे बढ़ सकता है। जो बाधाएं हमारे समय थी, जो बाधाएं लखाऊ जी आपके समय थी, राठौड़ साहब आपके समय थी, वो आज के नवयुग और नवयुक्ति के सामने नहीं है। आज धन का संकट कहीं नहीं है। आपके मन में एक विचार आना चाहिए, वो विचार का स्रोत दीनदयाल जी का दर्शन होना चाहिए, उनका सोच होना चाहिए। अंत में मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि पहली बार
भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री ने एक ऐसा कदम उठाया है जो किसान के लिए बहुत संतोष का विषय है। ईमानदारी के प्रतीक, गरीब और गांव के हिमायती, कृषि के बारे में दूरदर्शी सोच रखने वाले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। चौधरी साहब ने सार्वजनिक जीवन में सर्वश्रेष्ठ मापदंड स्थापित किए। चौधरी साहब ने कभी ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे हम चिंतित हो। उनका सोच, उनका चिंतन बेबाक था। वो ग्रामीण वर्ग के सर्वमान्य नेता थे। चौधरी साहब किसी जाति और परिवार के नहीं हैं। मैं उनके पोते की सराहना करता हूं जिसने राज्यसभा में कहा, मैं उनका पोता हूं पर वो सबके हैं, मैं सब में एक हूं। हम महापुरुषों को परिवार में नहीं सिमट सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर ग्रामीण, हर गरीब, हर किसान के दिल में एक स्थान प्राप्त किया है। अब मैं आगे मेरी एक अपील करना चाहता हूं। सबसे बड़ा बदलाव तब आएगा जब किसान दूरदर्शी सोच रखेगा। किसान बदलती हुई परिस्थिति में अपने बच्चों को ढालेगा। कृषि उत्पादक का व्यापार देश और दुनिया में सबसे बड़ा है। किसान उसमें ज्यादा भागीदार नहीं है। किसान अपने प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन, फल हो या गेहूं हो, चावल हो, नहीं करता है। किसान को आगे आना पड़ेगा, बदलते हुए समय को समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को इस मामले में डालना पड़ेगा। उनकी आर्थिक व्यवस्था, समाज में योगदान गुणात्मक होगा। आज ऐसे हालात हैं रखाव जी कि IIT वाला, IIM वाला, IAS अधिकारी इस्तीफा देकर दूध का व्यापार कर रहे हैं, सब्जी का कर रहे हैं और बहुत बड़ी तनख्वाह छोड़कर इसमें आ रहे हैं। किसान के बच्चे के लिए तो स्वाभाविक है ये, किसान की बच्ची के लिए स्वाभाविक है ये, इसमें उनको करना चाहिए। मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ और मेरे लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ से मैं ऊर्जा प्राप्त कर जा रहा हूँ। मैं दीनदयाल उपाध्याय जी का अनुयायी हूँ। उनका जो सेंटर दिल्ली में है, काफ़ी कार्यक्रम मैंने अटेंड किए। प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन में दीनदयाल जी की पुस्तकों के संग्रह का जो विमोचन किया था, मैं उपस्थित था, मैंने अध्ययन भी किया है। मैं आग्रह करूँगा कि दीनदयाल जी के विचारों को समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। एक बार कोशिश कर लेंगे, समझ लेंगे तो अपने आप दिल और दिमाग उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित होगा। आपने मुझे मौका दिया, नीमाराम जी, समिति के अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका रहा। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए नीरज जी कुमार से आग्रह करूंगा है तो सूचनाएं हैं। अभी राष्ट्रगान होगा, सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। राष्ट्रगान होगा, उसके बाद ही हम सब जा पाएंगे। जलपान की व्यवस्थाएं भी हैं, इधर जलपान है, हम सब जलपान लेकर जाएंगे। माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ को हमारा परम सौभाग्य रहा। हमारी सूचना में नहीं था, लेकिन उनका आग्रह था कि मैं जयपुर आ रहा हूँ तो मैं इस कार्यक्रम में रहना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि राज्यवर्धन जी का, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेश जी गौतम का, और हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद जी बैरवा का, और सबसे जो आज का बौद्धिक और जिनका विषय रहा ऐसे माननीय निम्बाराम जी भाई साहब का विशेष धन्यवाद।
धन्यवाद देना चाहूँगा नगर निगम का, जिन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं करी। धन्यवाद पुलिस प्रशासन का, रेलवे का, मेडिकल की जो टीम लगी उनका, और जो प्रदर्शनी के लिए जो बाहर से लोग आए, दीनदयाल धाम से आए, उनका विशेष। और अंत में धन्यवाद इस धानक्या गांव के सभी जनप्रतिनिधि, आसपास के गांवों के जो लोग जिन्होंने लगातार बैठ के करके ये संख्या जुटाने का प्रयास किया। मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो फोटो ले ले। मेरा मीडिया वाले बंधुओं से निवेदन है आपको, कार्यक्रम हम सब लोग संपादित करके आए हैं। औपचारिक रूप से प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ हर बार के साथ बैठने से तय हुआ था, उसी कड़ी में हम सब लोग यहाँ आए हैं। परिचय की आवश्यकता नहीं है, समय से मैं अभी समिति के जो अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब से करूँगा, इसे हर बार वाली व्यवस्था और किसी का कारण है उसके बारे में प्रकाश है। हम चाहते हैं कि अब ये समिति का विस्तार हो, समिति के विचारों से आप लोग जुड़े और समिति इस तरह से संरक्षण हो कि वो समाज की आवाज को कैसे दिशा दे रहे हैं। दीनदयाल जी की शोध की यूजीसी के द्वारा जो स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है और दीनदयाल की स्थापना
समाज के व्यवसायी वर्ग है वो हमारे कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करें। सारी योजना हमारे सचिव ने आपके सामने व्यक्त कर दी है। यहाँ हमारे लखनऊ भी बैठे हैं जिनको पूरे राजस्थान के पहनावा का व्यावहारिक बात आप हमारे अब ये सतत चलता है और यह एक केंद्र बने, प्रशिक्षण का केंद्र बने, स्वाध्याय का करे, गांव के विकास का करे, रोजगार प्रशिक्षण का केंद्र बने, स्वदेशी का केंद्र बने, कुल मिलाकर के जो भारत के बारे में सोचते हैं उस दिशा में व्यावहारिक काम हो, उसके नाते बिल्कुल इस स्मारक के पीछे 3 बीघा जमीन समिति ने ली। तो क्या उधर से पैसा मेरा उधार चुकाना नहीं, पैसा है नहीं होगा, परंतु वह बन जाए और चल जाए। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप जितने पधारे हुए हो, आप सब चाहते हो कि चले। आज आपने कार्यक्रम देखा, इस कार्यक्रम में अपनी कल्पना होती है कि हम आगे कार्यक्रम क्या करने वाले हैं। तो इसके चलने के पक्ष में है ना, बस सब लोग ये नहीं है पक्ष में होकर जरा एक बार जय श्री राम बोल दो। और अगर मान लो कोई इच्छा नहीं हो तो यो भी कर सकते हैं। हाजी हम मैं उसमें नहीं हूँ, मैं निर्माण किया तो समिति में रहता नहीं हूँ, पर मैं मनसा वाचा करना हर समय इनके डिस्पोजल को देता हूँ। जो मुझे बताते हैं उस तरह का मेरा एक निवेदन है कि इसको आर्थिक सहयोग कैसे दें। जमीन की उसका भी तो कर्जा है, उसको भी चुकाना पड़ेगा, कई जगह से किसी को उसकी दिक्कत आ रही है। मेरा एक निवेदन है कि सहयोग करेंगे तो जीवन भरेगा, आने वाले शताब्दियों तक के लिए ये केंद्र बनके खड़ा होगा और विश्व के अंदर एक नई अवधारणा के साथ काम के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हम विद्या जी के विचार तक पहुंचा सकेंगे। मेरा इतना निवेदन है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हैं विराजे हुए, राज्य सरकार ने सहयोग किया इसलिए बन पाया, आगे भी सहयोग के लिए निवेदन करेंगे। और आप सब जो बता रहे हैं वो आज इससे स्थायी रूप से जुड़ के जाए। ईश्वर ने आपको दिया है तो इस कार्य योजना का भी उसमें भागीदारी क्यों माने। इस संस्थान में इसमें नहीं, स्मारक में नहीं, पीछे वाला कार्यक्रम है उसमें। ये तो जैसे कैसे बोलते रहते कर लेंगे, इसको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, इसलिए इस नाते चाहे तो पिएंगे पर चाहे से पहले कुछ हो जाए तो कहीं कहीं शुरू करें। आप सबको करना ये शायद मेरे इसलिए बड़ा क्या होगा मेरे को ये अभी जो 5 साल तक ये चला गया है, चौकीदार की तरह यहाँ पर तरफा नहीं, घास जल गया, बिजली का बिल नहीं भरा गया, जनरेटर का डीजल खत्म हो गया और मिलाकर के बिजली की वो चल रही, वो भी कई बार 4 बार रिपेयर करवा दी, लिफ्ट खत्म हो गई। क्योंकि वो कहते हैं विद्यालय कैसे करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7.5 कहा है कि 2 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष इसके विश्वस्तरीय स्मारक के रूप में ये चलता रहे, विकसित होता रहे, उसके लिए देने के लिए आपने घोषणा की है या यूं कहना चाहिए अनुग्रह किया है। बहुत अच्छी बात है। तो घोषणा करूंगा नेले तो आपको है क्या तो मेरे क्या करें आप मेरे को
अगली क्वेश्चन और करना पड़ेगा। आगे बढ़िए तो छोटे पाँच अंग्रेजी के 5 और मैंने दिया है। हाँ बोलिए कितना 11 लाख 11 लाख 11 1 लाख 1 एक मतलब दे दीजिए अक्सर दिया था आपका आगे हाँ बोले जस्ट एक पीछे से बाबा जी रह गए बाबा जी से मैंने इधर है ना आप बोले बोलना आपको मतलब पीछे वाली लाइन में और बोले देंगे हो गया आप एक लाख अब जिन्होंने राशियां नहीं बोली वो घर में परामर्श कर लें देरी तो है ही एक बात और दूसरा ये है कि जिन्होंने अभी बोली